दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं नंदलाल भारती की कहानी पौत्र सुख। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे प्रेरणा और आत्म बल मिलता है। आशा है सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर कर लेंगे। दोस्तों, आइए सुनते हैं यह कहानी पौत्र सुख। दामोदर दास और उर्मिला के दिलो दिमाग और परिवार जनों में वर्षों से एक ही सपना पल रहा था कि बड़े बेटे अभिनव का ब्याह किसी सभ्य और संस्कारी माँ बाप की बिटिया से हो जाता तो खानदान की बड़ी बहू परिवार का मान बढ़ाती, घर परिवार को संभालती, बुजुर्गों की सेवा करती, परिवार के सदस्यों को मान सम्मान देती और आंगन में पोते पोती की किलकारियाँ गूंजती। तब दिल को कितना सुकून मिलेगा। दादा दादी यानी दामोदर दास और उर्मिला के मन में यही सबसे बड़ा सपना था, पौत्र सुख का। बूढ़ा बुढ़िया कहते, जब पोते की किलकारी इस घर में गूंजेगी तब समझेंगे कि हमारी जिंदगी सफल हो गई। इसी विश्वास और उम्मीद में बड़े बेटे अभिनव की शादी बड़े अरमान से की गई। दूर शहर से रिश्ता आया था। लड़की पामेरी को पढ़ी लिखी संस्कारी बताया गया। यही तो इस परिवार को चाहिए था। इस परिवार की निगाह में दहेज लेना और देना दोनों बड़ा गुनाह था। पामेरी सकल सूरत से देखने में सुंदर सी लड़की थी, परंतु उसके दिल में दिमाग में कितना लोभ लालच और विष भरा था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। किसी ने यह कभी नहीं सोचा था कि सुलक्षणा बहू के सपने में जो बहू आ रही है वह एक सुहदे बाप की फर्जी डिग्री वाली साइको है। माँ बाप झूठे फरेबी हैं। पामेरी माँ बाप की सोची समझी साजिश की स्क्रिप्ट पर ड्रामा खेल रही है। अभिनव और पामेरी की शादी के 15 दिन बाद उस घर की खुशियों पर पामेरी ने ग्रहण लगाना शुरू कर दिया था। दामोदर दास और उर्मिला के सपनों में भूचाल आने लगा था। बहू पामेरी ने अभिनव को इस तरह अपने और अपने बाप के चक्रव्यूह में फंसा लिया कि पूरा परिवार लाचार बेबस होकर देखता रह गया। दहेज के झूठे मुकदमों की धमकी, पुलिस की मिली भगत, अभिनव के बाप के कत्ल की धमकी और सभ्य संस्कारी परिवार की बहन बेटियों को सड़क पर खड़ी कर अपमानित करने तक की धमकी शुरू हो गई। सुहदा परिवार और उस परिवार की बेटी पामेरी यह सब अभिनव को
माँ बाप घर परिवार से नाता तोड़ने और कमासुत अभिनव पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए कर रही थी। सुहृदय सास ससुर और साइको पत्नी पामेरी के चंगुल में फंसकर सम्मानित एवं संस्कारी परिवार का बेटा अभिनव माँ बाप और परिवार से अनभिज्ञ तो हो गया, जबकि उससे साइको पामेरी और सुहृदय परिवार से मुक्त होना था। माँ बाप की बात अभिनव ने नहीं माना। अपने ही माँ बाप पर अपना घर तोड़ने का इल्जाम लगाने लगा। सुहृदय परिवार न जाने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था कि माँ बाप के समझाने पर आग बबूला हो जाता। अभिनव गुस्से में लाल हो जाता, कहता, पामेरी मेरी धर्म पत्नी है, मैं उसके साथ में आत्महत्या कर लूँगा। बेचारे बेबस माँ बाप कुछ न कर सके। कमासुत बेटा एकदम से पराया हो गया। अब क्या पामेरी और सुहृदय परिवार अभिनव का बैंक, एटीएम, फोन अपने कब्जे में कर लिया। अभिनव के माँ बाप या परिवार के अन्य लोग अभिनव को फोन लगाएं तो पामेरी के पास भी फोन की घंटी बजती। वह चुपचाप फोन पर पूरी बात सुनती। उस दिन अभिनव की खैर नहीं होती। ऐसी थी डायन पामेरी, सुहृदय माँ बाप की बेटी। अनभिज्ञ अभिनव जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। अभिनव जिल्लत की जिंदगी जी रहा था। घर का काम, चूल्हा चौका, 10 घंटे की नौकरी करता। तनख्वाह पामेरी जबरिया छीन लेती। अभिनव पत्नी उत्पीड़न का शिकार हो गया। माँ बाप बेटवा से मिलने को लालायित रहते, पर पामेरी के सख्त पहरे में मुश्किल था। सुहृदय परिवार का दामाद अभिनव डायन पत्नी की जेल में सश्रम सजा भुगत रहा था। उसकी कमाई सुहृदय परिवार की जेब में जा रही थी। लाखों कमाने वाला अभिनव तंगहाल रहने लगा था, लेकिन अभिनव के माँ बाप और परिवार से नफरत कम नहीं हुई थी। न जाने सुहृदय परिवार ने ऐसा कौन सा काला जादू अभिनव पर करवा दिया था। अभिनव के माँ बाप बेटा की फिक्र में रोते। अभिनव के माँ की रो रो कर आँखें भी खराब हो गई थीं। बाप बीमार रहने लगे, पर अभिनव को न माँ बाप की न भाई बहन की याद आई। बेबस आंसू बहाते रहे। शादी के 5 साल बाद उड़ती खबर आई कि पोता हुआ है। दामोदर दास और उर्मिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। परिवार में उत्सव भी मना था। उन्हें लग रहा था अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह
पोता देवेंद्र उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख नहीं बल्कि सबसे बड़ी पीड़ा बनने वाला है। ब्याह की बात जब शुरू क्या हुई थी तब पामेरी का सौदा बाप जादूगर माँ अपनी बेटी को लेकर दामोदर दास के घर गोधूली बेला में आ धमके थे। पामेरी की माँ ने घर को अंदर बाहर से देखा और बेटी के साथ माँ बाप दामोदर के घर में जम गए थे। पामेरी ने वीडियो भी बना डाले। सौदा परिवार इतना खुश था कि दामोदर दास का परिवार अनमोल खजाना मिल गया था। घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद इन बहुरूपियों ने न जाने कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि घर परिवार के लोग ही नहीं आसपास के लोग भी सम्मोहित हो गए थे। बिना किसी औपचारिकता और पूर्व जान पहचान के यह सौदा परिवार दामोदर दास के घर जैसे जबरिया अतिथि बन गया था। दामोदर दास के परिवार ने स्वागत सत्कार भी किया। न जाने सौदे परिवार ने कौन सी विद्या का उपयोग किया था कि पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी भ्रमित हो गए थे और सबने बहुमत से साइको पामेरी को अभिनव की पत्नी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। अभिनव दामोदर परिवार का पहला इंजीनियर और कमासुत बेटा था। अभिनव के बिना देखे सिर्फ फोन पर पामेरी ने पति और उसके माँ बाप ने अभिनव को दामाद बना लिया। साइको पामेरी अपने आंचल का पल्लू पकड़कर सभी का पांव छू छू कर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी ले लिया। सबने सहर्ष गले लगाया भी। यह न जाने कैसे चमत्कार हो गया था। किसी को क्या मालूम था कि संस्कारी कुल बहू के यौवन में पामेरी चुड़ैल है, डाइन है, उसका बाप सौदा माँ जादूगरनी है। ब्याह के बाद फेरे पूरे होते ही दुल्हन के माँ बाप ने दुल्हन और दूल्हा को लेकर अपने घर चले गए। किसी को पता ही नहीं चला। जो सामियाना से दूर था, जब दूल्हे की तलाश होने लगी तब पता चला था सौदे परिवार ने दूल्हा अभिनव को अपने घर ले जाकर तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उसका माइंड वॉश करवाया। इसकी भनक तक भी बारातियों को नहीं लगी। तांत्रिक क्रियाओं के बाद अभिनव के कमर में तबीज पहनाई गई। इसके तुरंत बाद से अभिनव अपने माँ बाप और परिवार का विरोधी बनने लगा। बारात की वापसी के बाद जब असलियत का पता चला तो दामोदर दास की दुनिया लुट गई थी। यह परिवार सौदे परिवार की ठगी का शिकार हो गया था। परिवार में कुलक्षणा बहू आ गई थी। महीना भर भी पामेरी ससुराल में रही होगी। दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। सास उर्मिला तीनों वक्त की रसोई बनाती। अगर पामेरी 2 रोटी बना दी तो कमर और कलाई में दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ जाती थी।
बेचारी उर्मिला पलंग पर बहू को खाना पानी देती। कहते हैं न लाजू मरे ढाठू जिए, कहते हैं न लाजू मरे ढीठू जिए, वही हाल पामेला का था। पामेरी लाजया कोसों दूर फेंक दी थी। ऐसे संस्कार उसके माँ बाप ने दिए थे। कुलक्षणा पामेरी ने 15 दिनों में घर के एक एक सामान और कोने कोने की वीडियो बना ली, मायके भेज दी। जिस दिन किचन में खड़ी हो गई, किचन की वीडियो बनाती और कहती मुझे यहाँ से ले चलो, यह ससुराल नहीं जेल है। तीनों टाइम खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना सब सास के जिम्मे था। बहू का कोई सुख नहीं था। बहू ने अपने हाथ से एक गिलास कभी पानी भी नहीं दी। पामेरी खानदान की बड़ी बहू थी, सभी की आंखों की तारा थी। सौदे बाप की बेटी साइको और कुलक्षणा थी। अच्छाई में बुराई निकालती, ससुराल को बदनाम करना उसका शौक हो गया था। बहू पामेरी ने दामोदर के 3 पीढ़ियों की पूरी कुंडली बना डाली और गांव से लेकर शहर तक की प्रॉपर्टी की सूची भी बना ली। अभिनव 15 दिन बाद परदेश नौकरी पर चला गया। पति के परदेश जाते ही पामेरी रौद्र रूप धारण करने लगी। घर में अकेली उर्मिला, दामोदर दास भी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए। पामेरी ने ससुराल में बिना किसी को बताए अपने बाप को बुला ली। सौदा बाप दुधारू गाय की तरह हाँकने गया। बिना दहेज की शादी दामोदर दास ने इंजीनियर बेटा अभिनव का ब्याह सिर्फ खाने को प्रतिष्ठित बाप की बेटी को सुलक्षणा समझकर किया था। पर क्या खोटी किस्मत, बहू सौदे माँ बाप की बेटी साइको निकली। सासू पर, ससुराल वालों पर हजारों इल्जाम लगाकर मायके रवाना हो गई। पामेरी अभिनव के खर्चे पर माँ बाप और बहनों के साथ अभिनव के पास पहुंच गई। अभिनव के क्वार्टर पर पहुंचकर वहां तांत्रिक क्रियाएं हुई और ताबीज आदि अभिनव को पहनाए गए। दामाद के घर कुछ दिन लुत्फ उठाकर पामेरी के माँ बाप अपने घर शहर वापस आ गए। अभिनव ने माँ बाप और परिवार से एकदम से संपर्क करना बंद कर दिया, परंतु उसके माँ बाप और परिवार के लोग संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते। अभिनव दुश्मन की तरह बात करता, माँ बाप के खिलाफ आग उगलता, घर आना जाना बंद कर दिया। वह ससुराल का होकर रह गया था। माँ बाप का मन कहाँ मानता है साहब। अभिनव की चिंता लगी रहती थी। साल भर बाद अभिनव की माँ छोटे बेटे वैभव, बेटी शिल्पा के साथ अभिनव से मिलने चली गई, पर अभिनव ने पहचानने से मना कर दिया।
माँ, भाई और बहन को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। साइको पत्नी और सोहदे सास ससुर की टार्चर से अभिनव मानसिक रूप से भ्रमित हो गया था। उसके कुछ महीने बाद अभिनव से मिलने के लिए दामोदर दास और उर्मिला फिर गए, पर फिर कोई सुधार नहीं हुआ। पर कोई सुधार अभिनव में नहीं मिला। बड़ा दामाद अभिनव सास ससुर की मदद बड़े बेटे की तरह करने लगा था। साले सालियों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कुछ सोहदे ससुर ने जबरिया अभिनव की पीठ पर लाद दिया था। अभिनव की कमाई से सास ससुर का आलीशान घर भी बन गया। अभिनव को न माँ बाप की फिक्र थी, न भाई बहन की पढ़ाई लिखाई की। दामोदर दास लोन लेकर बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे। दामोदर दास को विश्वास था कि अभिनव एक दिन जरूर जीतेगा, पर दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। साइको पामेरी अभिनव के दिलो दिमाग पर कब्जा करने के लिए पुलिस को भी शामिल करने लगी। पामेरी कभी कभी घर से भाग जाती, कभी जहर खाने का बहाना करती, कभी नस काट लेती। दहेज के केस में पूरे परिवार को जेल भिजवाने की धमकी देती। शिल्पा को उठवा लेने की धमकी। साइको पामेरी का बाप दामोदर दास के कत्ल की धमकी देता। अभिनव साइको पामेरी और उसके सोहदे बाप के इशारे पर नाचने को मजबूर था। पामेरी और अभिनव के ब्याह के 7 साल बाद बेटा देवेंद्र पैदा हुआ, पर दुर्भाग्यवश कंस नाना की जेल में, जिसकी भारी भरकम कीमत साइको पामेरी के बाप ने अभिनव से वसूला था। सोहदे बाप ने विवाहिता बेटी को अपने ही पति के बच्चे को पैदा करने के लिए किराए की कोख वाली माँ बना दिया था। पौत्र देवेंद्र के पैदा होने की खबर दामोदर दास को नहीं दी गई। इस बच्चे को पामेरी ने कभी अपना दूध नहीं पिलाई और न ही डायपर बदली। अभिनव ही देवेंद्र की माँ और बाप दोनों था। मान्यता के अनुसार भारतीय संस्कृति में पौत्र सुख वृद्धावस्था का सबसे बड़ा आशीर्वाद, वंश वृद्धि और असीम संतोष का प्रतीक है। पौत्र सुख बुढ़ापे में भावनात्मक सहारा, परिवार की निरंतरता और अगली पीढ़ी को देखकर मिलने वाला आनंद है। परंतु इस सुख को साइको पामेरी और उसके सोहदे माँ बाप ने छीन लिया था। जबरिया वसूली के लिए पामेरी के सोहदे बाप ने देवेंद्र को उसके दादा दादी और परिवार के लोगों से दूर रखता। मिलने की कोई इजाज़त नहीं थी। देवेंद्र बड़ा होने लगा। वो अपने दादा दादी चाचा बुआ के बारे में पूछने लगा, जिसकी सजा पामेरी देवेंद्र पर लात घूंसे बरसा कर देती। अपना खून तो अपने को पुकारता है।
देवेंद्र स्कूल जाने लगा। ग्रैंड फादर डे के अवसर पर अपने दोस्तों के ग्रैंड फादर को देखता, तब वह अभिनव से अपने दादा दादी, चाचा और बुआ से मिलने की जिद करता। चोरी छिपे देवेंद्र की बात अभिनव अपने माँ बाप से करवा भी देता। देवेंद्र जब फोन पर बात करता तब अपने घर दादा को बुलाता। देवेंद्र 7 साल का हो गया था। एक दिन बात करते करते देवेंद्र रोते हुए बोला, दादाजी मेरे घर आ जाओ, आपकी बहुत याद आती है। पोते का रोना दामोदर दास को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे देवेंद्र से मिलने हजारों किलोमीटर दूर जा पहुँचे। दादा को पाकर देवेंद्र बहुत खुश हुआ और अभिनव भी। पामेरी पर तो जैसे वज्रपात हो गया था। पामेरी कहती, अभिनव सिर्फ मेरा है, देवेंद्र मेरा बेटा है, किसी का कोई अधिकार नहीं है। जबकि पामेरी एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। पति पर एकाधिकार कायम रखने के लिए माँ होने का स्वांग करती रही। दामोदर दास को देखकर कुपित तो बहुत हुई थी। उसे दादा और पुत्र का मिलन तनिक भी पसंद नहीं आया। माफ कीजिएगा। वह देवेंद्र को दामोदर दास से दूर करने का खूब प्रयास करती, पर देवेंद्र कहाँ मानने वाला था। पामेरी देवेंद्र को मारती। अभिनव मना करता तो अभिनव के साथ बदमिजाजी करती। एक दिन तो अति हो गई। पामेरी ने अभिनव के साथ मारपीट शुरू कर दी। अभिनव बुरी तरह घायल हो गया। जिस अभिनव के टुकड़े पर पामेरी ऐश कर रही थी, उसके मायके लोग परजीवी की तरह पल रहे थे। उसी अभिनव के साथ साइको मारपीट करने से भी परहेज नहीं करती थी। यह खबर आस पड़ोस तक थी। दामोदर दास बेआबरू होकर वापस हो लिए, परंतु अभिनव साइको पामेरी से चोरी छिपे देवेंद्र की दादा दादी से बात करवा ही देता। धीरे धीरे देवेंद्र 8 साल का हो गया। कंस नाना की जेल में पैदा हुए देवेंद्र को दादा दादी की गोद नसीब नहीं हुई और न ही दादा दादी को पौत्र का सुख मिला। बेचारा 8 साल का देवेंद्र हो गया था। उसे पामेरी ने परिवार के सदस्यों से मिलने तक नहीं देती थी। दादी के हाथ का बना हुआ खाना कैसे खा पाता। कंस नाना की जेल साइको पामेरी जैसे जेलर की कड़ी निगरानी में एक दिन अभिनव ने देवेंद्र की बात दादा से करवाया। देवेंद्र रो रो कर दादा दादी को अपने घर बुलाने लगा। फोन के उस पार से मासूम देवेंद्र की भर्राई आवाज़ से उर्मिला की आंखें बरसने लगीं। तब दामोदर दास ने पत्नी उर्मिला से पूछा, क्या हुआ? उर्मिला बोली, देवेंद्र कह रहा था, दादी बहुत जोर की भूख लगी है। दादी का कलेजा मुंह में अटक गया। वह फोन थामे सिसक कर आंसू बहा रही थी। दामोदर दास बोले,
उर्मिला बात करो। वह आंसू पोंछते हुए बोली, देवेंद्र बेटा, हम तो बहुत दूर हैं, कैसे खाना दूँ? बेटवा, हम बेबस हैं, क्या करें? बेटा, मम्मी से बोलो खाना बना ले। मासूम देवेंद्र बोला, मम्मी सोए सोए मोबाइल देखती है या बात करती है या ऑनलाइन ऑर्डर कर खाना मंगवा लेती है। पापा बनाएंगे तब खा लूँगा। दादी, पापा अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, मम्मी सो रही है, दिन के 12 बजे तक सो रही है। उर्मिला के हाथ से फोन नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, हे विधाता, तुमने कैसी नसीब बना दिया। न पोता को दादा दादी की गोद नसीब हुई, न कोई सुख मिला। न हम बूढ़े बुढ़िया को पोता को खिलाने का सुख मिला, न ठुमक ठुमक कर पोता को चलते हुए देखने का सुख, न अपने हाथ से बचवा के मुंह में निवाला डालने का सुख। हे विधाता, तुमने कैसे सौदे माँ बाप की डायन बेटी को हमारे कुल की बहू बना दिए, जो अपने ही पति और पुत्र पर अत्याचार कर रही है। उधर फोन के उस पार सुदूर भूखा देवेंद्र चुप था। फोन के इस पार दादा दादी की सूनी चौखट पर पौत्र सुख का सपना जैसे दम तोड़ रहा था। पौत्र सुख तो तब मिलता है जब संस्कारी माँ बाप की बिटिया मायके से अपने साथ ससुराल में प्रेम, संस्कार, त्याग और अपनेपन की संजीवनी लेकर आती है। पौत्र सुख परिवार की पूर्णता और जीवन के उत्तरार्ध का सबसे मधुर अनुभव है। सच कहा है, कभी कभी संतान का जन्म भी सुख नहीं देता। यदि घर परिवार में संस्कारों की जगह स्वार्थ और लालच की घुसपैठ हो जाए तो पोता पैदा होना भी पौत्र सुख नहीं दे पाता। दोस्तों, आप सुन रहे थे नंदलाल भारती की कहानी पौत्र सुख। आपको क्या कुछ महसूस हुआ? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सुनते रहिए नंदलाल भारती की कहानियाँ। धन्यवाद।